हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज़ आपकी 11th क्लास की 4th यूनिट। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स। रेस्पिरेशन प्लांट्स, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। समझते हैं कि ये रेस्पिरेशन वर्ड का मतलब क्या है। ये हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं 9-10 से कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अगर इसे हमें डिफ़ाइन करना हो तो रेस्पिरेशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ फॉर्म्ड। क्योंकि जब भी हम रिस्पायर कर रहे हैं तो एटीपी फॉर्म हो रहा है, और वो एटीपी हम लोग अपनी बॉडी में सारे वर्क करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो रिस्पिरेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एटीपी जनरेट होता है, और एटीपी एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए, एनर्जी करेंसी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर इस रेस्पिरेशन वर्ड को डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ बायो केमिकल प्रोसेस by which energy और ATP, ATP की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी और ATP इज फॉर्म्ड। अब जब भी हमें बायो में कोई डेफिनेशन या कोई टर्म डिफाइन करने के लिए आएगा पेपर में, तो हमें उसमें एक ब्रीफ स्टेटमेंट में उस टर्म के बारे में सब कुछ लिखना होता है, तभी हमको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा ये प्रोसेस कैसा है, इसका नेचर कैसा है। ये बायोकेमिकल नेचर का एक प्रोसेस है। फिर इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, तो हमने लिखा कि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। बट अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन है, तो हमारा एनर्जी प्रोडक्ट्स हो गए, तो कुछ रिएक्टेंट्स भी होंगे। तो वो क्या रिएक्टेंट्स हैं हमें वो भी स्टेट करना ज़रूरी है इधर। तो एनर्जी और एटीपी इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स। जब हमने रेस्पिरेशन करी तो हमने बेसिकली जो भी हमने फूड इनटेक करा है डाइजेशन में, हम उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उसे सिंपलर प्रोडक्ट्स में लाकर उन सिंपलर प्रोडक्ट्स को रेस्पिरेशन में यूज़ कर रहे हैं। तभी हमने यहाँ पे लिखा ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स जैसे ग्लूकोज हो गया कि रेस्पिरेशन हुआ तो ग्लूकोज से हमने ग्लूकोज को यूज़ करा और उससे एटीपी फॉर्म करा। तो हम इसमें लिख सकते हैं रेस्पिरेशन की इक्वेशन, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6, और इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो O2 विच वुड गिव अस, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो किसी भी कार्बन प्रोडक्ट्स की, तो हमें पता है वो CO2 देगा, H2O देगा, और हमें क्या मिलता है इसमें एनर्जी। तो एनर्जी मिलती है हमको 36 और 38 ATP। इस वैल्यू के बारे में आगे बात करेंगे। ये वैरी कर सकती है, 36 ATP भी हो सकता है, 38 ATP भी हो सकता है। हम अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम शटल सिस्टम्स पढ़ेंगे, और शटल सिस्टम के बेसिस पे ही हम डिफाइन करते हैं कि 36 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में, या फिर 38 हो रहे हैं। तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो हम देख सकते हैं कि 6O2 और 6CO2 एंड 6H2। तो अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होता है,
आपने ज़रूर अपनी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कंबशन रिएक्शंस, जब टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे। तो कंबशन रिएक्शन इज़ जब हम ऑक्सीजन में किसी चीज़ को बर्न करते हैं। तो यहाँ पे भी ग्लूकोज बर्न हो रहा है ऑक्सीजन में। तो ग्लूकोज का बर्न होना ऑक्सीजन में और CO2 और H2O देना इज अ टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन है तो ये हमें पता है कि ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होगी, तभी हमें जो एनर्जी मिल रही है। हाँ, वरना हमें एनर्जी देनी पड़ती। हमने पढ़ा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एक रिएक्शन को देनी पड़ती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितनी वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। It is 686 किलो कैलोरीज। अब अगर हम एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी का मतलब है कि जितनी एनर्जी मिली हमें इस रिएक्शन में, क्या उतनी ही 36 या 38 ATP में है एनर्जी, या फिर कुछ लॉस्ट हो गई इस एनर्जी को ATP में कन्वर्ट करने के लिए। तो इधर एक टॉपिक होता है एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। तो हम कैसे निकालेंगे? जो हमें एनर्जी मिली कंबशन की वजह से, वो तो हमारा डिनोमिनेटर फॉर्म करेगा कि इतनी टोटल एनर्जी प्रेजेंट थी। अब 36 ATP अगर हम मान लें या 38 ATP हम मान लें, तो हमें पता होना चाहिए कि एक ATP में या एक ATP में कितने किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन कर देते हैं कि 1 ATP इज इक्वल्स टू 7.3 किलो कैलोरीज। ये हमें याद होना चाहिए, तभी हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेट अस सपोज कि 38 ATP फॉर्म हो रहे हैं, तो 38 इंटू 7.3 इतनी एनर्जी हमने फॉर्म करी और हमें इतनी मिली थी। तो ये तो हमें पास रेशियो आ गया। अब एफिशिएंसी हम परसेंटेज में निकालते हैं, तो हम परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो अराउंड 40% एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो ये हमको याद रखना है कि अगर 38 ATP फॉर्म हो रहे हैं तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 40%। और एक ATP में 7.3 किलो कैलोरीज होती है। अब इसके बाद जो हमने बोला कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या फिर रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या क्या हो सकते हैं? क्या सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जैसे ग्लूकोज हमने जो लिखा, या कोई और सबस्ट्रेट भी हम यूज़ कर सकते हैं रेस्पिरेशन के अंदर? तो हाँ, हम और भी सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं रेस्पिरेशन में। और यहाँ पे हम पहला अपना एक फैक्ट लिखेंगे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट can be carbohydrates, lipids and proteins. Carbohydrates, lipids and proteins, ये कुछ भी हम यूज़ करके रेस्पिरेशन को हमारी बॉडी में कैरी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स ही यूज़ कर सकते हैं। दो जब रेस्पिरेशन होगा बॉडी में, तो सबसे पहले जो प्रेफरेबल सबस्ट्रेट होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होगा। तो सबसे पहले बॉडी देखेगी कि हम कोई कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडेशन करके उसकी एनर्जी फॉर्म कर लें। बट इन केस कार्बोहाइड्रेट बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन बी यूज एज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लिख लेंगे बॉडी का। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, बॉडी will use carbohydrates as first respiratory substrate
ठीक है, देन प्रोटीन्स एंड एट लास्ट लिपिड्स, देन प्रोटीन्स एंड एट लास्ट lipids. ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि फिजियोलॉजिकली इन सब की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यूज़ हम सब ने टर्म सुना होगा कि जब भी एक सबस्ट्रेट को बर्न करा जाता है तो वो कितनी एनर्जी देता है, कंप्लीट बर्निंग पे या कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे उसे कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। तो हम कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम डायरेक्ट इन सब सबस्ट्रेट्स की वैल्यूज़ लिख रहे हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यूज़ फॉर लिपिड्स is 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम लिपिड को हम अगर कंप्लीटली बर्न कर दें तो हमको 9 किलो कैलोरीज मिलेगी। वाइल अगर हम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को यूज़ करें, कैलोरीफिक वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, अगर कोई भी इनमें से यूज़ करा जाए तो हमें मिलता है 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम। समझ आई ये बात? इसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर रहे हैं हम या फिर हम लिपिड्स यूज़ कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो इसे बोला जाता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ये टर्म्स हैं कुछ जो एनसीईआरटी में गिवन है और हमें एज इट इज़ याद होने चाहिए। तो हम बोलेंगे इफ़ carbs or lipids is used for respiration, then respiration is known as floating respiration। क्लियर है? वैसे ही अगर हम प्रोटीन्स को यूज़ करें तो इसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इफ प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, then respiration is known as protoplasmic respiration। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? अगर यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर हैं तो इसके नेक्स्ट हम चलेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप की रेस्पिरेशंस, मतलब हम दो टाइप्स में रेस्पिरेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सब हमने पहले पढ़ रखा है, और एक होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि जब भी रेस्पिरेशन हो रही है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है।
in the presence of oxygen. ठीक है. एनारोबिक का मतलब होगा कि रेस्पिरेशन इज अकरिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो रेस्पिरेशन अकरिंग इन एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन. क्लियर है बात? तो O2 is required in aerobic respiration and O2 is not required in anaerobic respiration. तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा. तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन अकर्स. जबकि अगर अनारोबिक की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमें मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट नहीं मिलेगा. तो एक ये भी डिफरेंस अभी हम लिखेंगे कि एरोबिक में एनर्जी आउटपुट ज़्यादा होगा और एनारोबिक में एनर्जी आउटपुट कम होगा. बट इसका हमें डिफरेंस समझ आना चाहिए. इसका डिफरेंस यही है कि ऑक्सीडेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है. तो यहाँ पे हमें सीधा एंड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. लैक्टिक एसिड होगा या तो वो, या फिर वो इथेनॉल होगा. लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल. इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड. यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि CO2 प्लस H2O इज प्रोड्यूस्ड. फिर कंप्लीट, जैसे हमने बोला कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो ज़्यादा एनर्जी आउटपुट, तो यहाँ पे 36 और 38 ATP आर फॉर्म्ड. 36 और 38 डिपेंडिंग ऑन द शटल सिस्टम. अगेन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे शटल सिस्टम्स. एंड यहाँ पे 2 ATPs आर फॉर्म्ड. अब आपने शायद क्लास 10th में ये पढ़ा हो कि जब आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस होता है, और एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ग्लाइकोलिसिस मतलब पहला इनिशियल पाथवे है जो कॉमन होता है फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायरिंग आइदर विद एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो पहला स्टेप तो कॉमन है, ये हमें पढ़ रखा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी. बट जो सेकेंड स्टेप्स होते हैं वो एरोबिक और एनारोबिक में डिफर कर जाते हैं. उसके लिए सेकेंड स्टेप के लिए हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमें चाहिए होंगे. एनारोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए ही नहीं क्योंकि उसमें वो सारे स्टेप्स साइटोप्लाज्म में होते हैं, साइटोसॉल में होते हैं. तो 4 डिफरेंस कुड बी माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर्ड, mitochondria absent. Oh, mitochondria not required. सबको समझ आया इतना?